हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद में हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड के बारे में बात करेंगे कि अपने वर्ल्ड में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्पीसीज हो गया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम, इनके बारे में बात करेंगे। एंड देन फाइनली हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में और की के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें सेल्फ रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है या फिर वो सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस शो करने की एबिलिटी है अगेंस्ट द एनवायरमेंटल स्टिमुलस, वो ग्रोथ कर सकता है या फिर मेटाबॉलिज्म शो करता हो या फिर रिप्रोडक्शन हो रही हो या फिर अडेप्टेशन, अगर ये फीचर्स किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, अगर ये प्रॉपर्टीज किसी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिल रही हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें से कुछ सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? वो 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफाइनिंग है और कुछ नॉन डिफाइनिंग है। अब ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है इसको समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहें, ये नॉन डिफाइनिंग होती हैं। नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग का मतलब होता है कि जिससे हम डिफाइन ना कर पाए ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हो सकता है, बट उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हो सकता है, बट ये नॉन डिफाइनिंग होता है क्योंकि इसमें हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। मतलब ये नॉन लिविंग में भी हो सकता है, लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी वजह से इसको हम नॉन डिफाइनिंग बोलते हैं। जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों ही नॉन डिफाइनिंग होते हैं। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उससे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। अब ये डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि ये एक्सक्लूसिवली केवल लिविंग में ही देखने को मिलते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है और ये नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते हैं। तो अगर डिफाइनिंग फीचर किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिल रही है, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि कॉन्शियसनेस हमें नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हमें नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलता है, मेटाबॉलिज्म भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। कैसी होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये तीनों की तीनों कैसी होती है? डिफाइनिंग फीचर होती है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, और कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ये तीनों ही डिफाइनिंग फीचर्स हैं, जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि किसी चीज में अगर कोई इंक्रीजमेंट हो रहा होता है तो हम बोल देते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है कि अगर किसी चीज में ग्रोथ हो रही है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो ग्रोथ एक परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज होता है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल।
तो अगर किसी चीज में अगर उसका मास इंक्रीज हो रहा है, अगर कोई चीज है उसका मास इंक्रीज हो रहा है और वो नंबर्स में भी इंक्रीज हो रही है, अगर कोई चीज है जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल का ही ले लें, तो सेल का मास इंक्रीज हो रहा है प्लस ये साथ ही साथ डिवाइड भी हो रही है, तो ये नंबर्स में भी इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। तो अगर ये दो चीजें हमें किसी में भी देखने को मिलती हैं कि उसमें मास भी इंक्रीज हो रहा है प्लस वो नंबर्स में भी इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है। तो मास का इंक्रीज होना और साथ ही नंबर्स का इंक्रीज होना, ये दोनों ही ट्विन कैरेक्टर होते हैं ग्रोथ के। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ हमें प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। प्लांट में हमें ग्रोथ अनलिमिटेड देखने को मिलती है, तो प्लांट में हमें अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। प्लांट जो होते हैं वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं, उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है थ्रू आउट द लाइफ, और उसमें मेरिस्मेटिक एरियाज भी होते हैं जहाँ पे एक्चुअली सेल डिवीजन होता है। एनिमल्स में हमें अलग टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है। एनिमल्स में हमें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। जो एनिमल्स होते हैं वो लिमिटेड ग्रोथ करते हैं, वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर पाते हैं। एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। अब जब भी ग्रोथ होती है तो हमें तीन इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जब भी किसी चीज में ग्रोथ होती है या सेल में ग्रोथ होती है तो वहां पे हमें तीन इवेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से तीन इवेंट्स होते हैं? पहला है सेल डिवीजन, दूसरा है सेल इनलार्जमेंट, और थर्ड है सिक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। सेल डिवीजन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोई सेल है अगर वो मास में इंक्रीज हो रही है, कोई सेल है अगर वो मास में, पहले तो वो मास में इंक्रीज होगी, उसके बाद में वो डिवाइड करेगी, उसके बाद में वो डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल मास में भी इंक्रीज हो रही है और नंबर्स में भी इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल इसमें क्या ग्रोथ हो रही है। तो जब भी किसी सेल में ग्रोथ होती है तो उसमें हमें तीन इवेंट्स देखने को मिलते हैं: सेल डिवीजन, सेल enlargement एंड सीक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि जैसे कि सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो ये एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस हो गए जो कि सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अब ग्रोथ हमें दो टाइप्स की देखने को मिलती है। ग्रोथ के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है, एक होता है इंट्रोससेप्शन और दूसरा होता है एक्रेशन। इंट्रोससेप्शन और एक्रेशन। अब ये इंट्रोससेप्शन क्या होता है? देखो, इनका मतलब होता है इंटरनल। तो इंट्रोससेप्शन ग्रोथ की बात करेंगे जब भी, तो कोई भी सेल अगर वो इंटरनल ग्रोथ को शो कर रही है तो हम बोलते हैं कि उसमें इंट्रोससेप्शन ग्रोथ हो रही है। इंट्रोससेप्शन का मतलब वो अंदर से ग्रोथ कर रही है, उसमें इंटरनल ग्रोथ हो रही है। मतलब बॉडी के अंदर अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसमें इंट्रोससेप्शन ग्रोथ हो रही है। वहीं पे एक्रीशन की बात करें तो एक्रीशन हमें हमेशा नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल साइज का इंक्रीज होता है, इसमें कोई इंटरनल ग्रोथ नहीं होती है। एक्रीशन में केवल एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें किस तरीके की ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्टोन है और वो काफी लंबे समय से वो पड़ा हुआ है, तो उस पे धीरे धीरे क्या होगा, डस्ट वगैरह की उस पे क्या होगा, लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब वो काफी समय तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उस पे धीरे धीरे धूल मिट्टी इकट्ठी होने लगेगी और वो साइज में बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा, एक्सटर्नल इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन लिविंग में हमेशा हमें एक्रीशन ग्रोथ देखने को मिलती है। और जब भी हम इंटू ससेप्शन की बात करती है तो इंटू ससेप्शन में हमें इंटरनल ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब बॉडी के अंदर जैसे सेल डिवाइड हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है। और ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। जो इंटरसेप्शन होती है ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फॉर्मिंग सब्सटेंसेस की ग्रोथ फॉर्मिंग सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं। तो ग्रोथ फॉर्मिंग सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक।
प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है कि इसमें लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और एपोप्लाज्मिक का मतलब इसमें नॉन लिविंग होती हैं जो कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक जिसमें लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोई सेल है, उस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जो सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक जिसमें लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और एपोप्लाज्मिक जिसमें नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, तो अपनी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, अपनी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सभी रिएक्शंस का सम कहलाता है मेटाबॉलिज्म। उन सभी रिएक्शंस का सम कहलाता है मेटाबॉलिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल। तो अपनी बॉडी में या किसी सेल में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, उन सभी का सम कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप्स की होती है, एक होती है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज की सिंथेसिस होना, किसी चीज का फॉर्मेशन होना कहलाता है एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पे क्या होता है, सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है। तो वो कैसी रिएक्शन होगी, वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब भी किसी का ब्रेक डाउन हो रहा हो तो वो रिएक्शन कहलाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। तो ग्लाइकोलिसिस कैसी होगी, ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शंस का सम होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिज्म का सम होता है, इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल से बाहर करवा सकते हैं? तो आंसर है यस। हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सेल के बाहर करवा सकते हैं। सेल के बाहर करवाने का मतलब है कि हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन विट्रो करवा सकते हैं। इन विट्रो मतलब हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा सकते हैं। अब जो सेल से बाहर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, वो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, वो केवल लिविंग रिएक्शन कहलाएगी। तो अगर टेस्ट ट्यूब में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर हम टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लैक्टोज शुगर लिया, इस लैक्टोज को इस टेस्ट ट्यूब में डाला, साथ ही हमने लैक्टेज एंजाइम को डाला, जो कि इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, इस लैक्टोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो जब भी किसी का ब्रेक डाउन होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किस में हो रही है, टेस्ट ट्यूब हो रही है, टेस्ट ट्यूब में हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन। तो ये जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल से बाहर हो रही हो, तो उसको हम केवल बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। ना ही हम लिविंग थिंग बोलते हैं, ना ही हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। उसको हम केवल और केवल क्या बोलते हैं, लिविंग रिएक्शन बोलते हैं। तो हम रिएक्शन सेल से बाहर करवा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। अब इसके बाद में हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में, कि कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है।
तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है ऑफ सिमिलर काइंड, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। तो ये एसेंशियल नहीं होता है इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी दो तरीके की होती है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं पे एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो एकदम आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के, वो एकदम आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो सबसे पहला हो गया बाइनरी फिजन। तो सबसे पहला हो गया बाइनरी फिजन। जैसा कि इसका नाम है, देखो बाई मीन्स होता है टू, दो, और फिजन मीन्स होता है ब्रेक डाउन या फिर फ्रेगमेंट या फिर क्लीव। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जैसे कोई भी सेल है वो डिवाइड होके न्यू सेल का फॉर्मेशन करे। अगर वो डिवाइड होके दो न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में सेल डिवाइड होके दो न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। और ये हमें फिनोमेना देखने को मिलता है अमीबा में। ठीक है। सेकंड है टाइप है बडिंग। बडिंग हमें ईस्ट में देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, जैसे कि ये कोई पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी में बड निकली हुई है, इस बड में ग्रोथ होती रहेगी, इस ये जो बड होगी वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बड होगी वो पूरी तरीके से इसमें ग्रोथ हो चुकी होगी, बॉडी से डिटैच्ड होके नीचे गिर पड़ेगी सॉइल में, और फेवरेबल कंडीशन जैसे ही इसको मिलेंगी ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरेंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी और वही प्रोसेस रिपीट होने लगेगी। तो इसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग में क्या होता है, पेरेंट बॉडी से एक बड निकलती है, उस बड में धीरे धीरे ग्रोथ होती है। जैसे ये फुल्ली इसमें ग्रोथ हो जाती है वैसे ही अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड होके सॉइल में गिर पड़ती है और इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये जर्मिनेट होके पेरेंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं बडिंग, जो कि हमें ईस्ट में देखने को मिलती है। थर्ड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स या फिर हम कह लें सेगमेंट्स। तो इसमें होता क्या है कि जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं फिर जो फिलामेंटस फंजाई होती हैं वो जब भी किसी सबस्ट्रेटम से टकराती हैं तो वो ब्रेक हो जाती हैं। फिलामेंटस एल्गी या फंजाई बाई चांस या किसी भी तरीके से वो ब्रेक हो जाती हैं फ्रेगमेंट्स में, तो उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से एक फुल्ली फिलामेंटस एल्गी या फिर फंजाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उसमें कैपेबिलिटी होती है पूरे नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करने की। और फ्रेगमेंटेशन हमें प्रोटोनेमा में भी देखने को मिलती है, जो कि मॉस का एक फीचर होता है, जो कि हमें ब्रायोफाइट में पढ़ने को मिलेगा। फोर्थ है वो है ट्रू रीजनरेशन। तो रीजनरेशन ट्रू रीजनरेशन हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलती है, जो कि एक फ्लैटवर्म है। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में देखने को मिलती है, जो कि एक फ्लैटवर्म है। तो जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे हमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों
सिनोनिमस होते हैं एक दूसरे के, दोनों एक जैसे देखने को मिलते हैं। कैसे? जैसे कि कोई एक सेल है, तो जब भी वो उसका डिवाइड होने का टाइम आएगा तो पहले तो उसका साइज इंक्रीज होगा, पहले तो उसका मास में वो इंक्रीज होगी, उसके बाद में फिर वो डिवाइड हो जाएगी, नंबर्स में इंक्रीज होगी, डिवाइड होके नंबर्स में इंक्रीज हो रही है। तो जब हमने ग्रोथ की बात करी थी तो वहां पे हमने देखा था कि मास, जब भी कोई सेल मास में इंक्रीज हो और नंबर्स में इंक्रीज हो, नंबर्स में इंक्रीज हो, जब भी कोई सेल मास में इंक्रीज हो और नंबर्स में इंक्रीज हो, तो हम बोलते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ में मास और नंबर्स में इंक्रीज होना, ये क्या है? ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ के, ट्विंस कैरेक्टर हैं ग्रोथ के। वहीं पे हमने रिप्रोडक्शन की बात करी, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर्स का इंक्रीज होना कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है? सिनोनिमस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस। तो यहाँ पे होता क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें ग्रोथ भी हो रही है, तो दोनों ये क्या होगी? सिनोनिमस हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सियसनेस की। तो कॉन्सियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, या फिर कह लें सेंसिटिविटी, या फिर सो रिस्पॉन्स टुवर्ड द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, मतलब जिसमें एबिलिटी हो रिस्पॉन्स शो करने की, सो रिस्पॉन्स टुवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, या फिर बोलते हैं कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है अवेयर रहना, सेंसिटिविटी, या सो रिस्पॉन्स टुवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो हम बोलते हैं कि वो अवेयर है। अब ये स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ये जो स्टिमुलस है ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल जैसे कि लाइट, लाइट के अगेंस्ट हो गया, लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिविटी को शो करना, लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी, ये क्या हो गए? फिजिकल हो गए। केमिकल्स में जैसे कि पॉल्यूशन के अगेंस्ट, पॉल्यूटेंट्स के अगेंस्ट। बायोलॉजिकल में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो अवेयरनेस शो करते हैं। अब इसके बाद में एक टर्म आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है कि खुद के बारे में अवेयर होना, सेल्फ अवेयरनेस। जैसा कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर रहना, अपने आसपास के बारे में अवेयर रहना। और ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी है, ये केवल और केवल ह्यूमन बींग्स में ही देखने को मिलती है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है, ये केवल और केवल ह्यूमन बींग्स ही शो करते हैं, और कोई भी सेल्फ अवेयरनेस शो नहीं करता। एक पॉइंट आता है कि क्या कॉमा पेशेंट जो होता है, जो कॉमा पेशेंट होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है कि नहीं होता है? कॉमा पेशेंट जो होते हैं इनमें क्या होता है? इनका ब्रेन डेड होता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स तो करते हैं, ये रिस्पॉन्स तो करते हैं, मतलब ये कॉन्शियस तो होते हैं, कॉन्शियस तो होते हैं, बट ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते। ये कॉन्शियस तो होते हैं, बट ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते। तो कॉमा पेशेंट का ब्रेन डेड होता है, तो ये रिस्पॉन्स तो करते हैं थोड़ा बहुत, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्शियस होते हैं, बट ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं। अब इसके बाद में हम लास्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बॉडी का एक डिफरेंशिएशन होता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स में। डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी, डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर सब यूनिट।
जैसे कि सेल्स से टिश्यू का फॉर्मेशन होना, और बहुत सारी टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न हमें दिख रहा है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर लिविंग बीइंग कॉल्ड एज द ऑर्गेनिज्म। तो ये पांचों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।